नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 5 लेक्चर से लगातार बात कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 पे। तो हम लोग यूनिट नंबर 10 पे बात कर रहे थे। तो एक बार आप फिर से सिलेबस निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो यदि आप सिलेबस निकालेंगे तो यूनिट नंबर 10 में जाइएगा, आपको मिलेगा हायर एजुकेशन सिस्टम। उसमें हम लोग बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो इस पे हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। मेरा ख्याल है कि यदि आप उन लेक्चर्स को देखे होंगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाना चाहिए। 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए और 10% तो क्या बताऊं, वो तो आप कितना भी पढ़ लोगे तो नहीं हो पाएगा, तो उसका अलग ही बात है। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो उसमें लिखा हुआ इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आप देख सकते हो ये सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है दूसरे नंबर पॉइंट पे। तो आप सिलेबस अब तक डाउनलोड नहीं किए हो तो फिर यकीन मानिए आप एक गंभीर छात्र नहीं हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इंडिपेंडेंस इंडिया में, यानी कि जब भारत की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई। भारत की लड़ाई तो बहुत सारी चल रही है, तो आज़ादी की लड़ाई बेसिकली 1757 से हम लोग यदि मान कर चलें तो 1947 तक मान सकते हैं। लेकिन 1757 से भी आज़ादी की लड़ाई नहीं चली है, बेसिकली हम लोग 1857 से ही इसको देखते हैं। और उसके बाद भी 1947 के बाद अब तक यानी कि 2021 तक भारत की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के द्वारा या फिर उस समय की भारत की सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जो भी अप्रोचेज अपनाए गए थे उसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। उसी से सवाल पूछा जाता है और चूंकि हम लोग यह पेपर 1 का सवाल सोल्व करने के पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है और बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है इन तमाम सारे एजुकेशन सिस्टम को तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा दिया है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। एक एक कमीशन को, एक एक आयोग को मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है, एक एक लेक्चर कर करके। तो वह लेक्चर जो है आपको इतिहास में मदद करेगा, क्योंकि यदि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं देन आपको पढ़ना है वहाँ पे मॉडर्न इंडिया में एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें आपको बहुत विस्तार में पढ़ना है। तो यदि आपने वहाँ पे कवर कर लिया है तो यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। और यदि आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं तो इसके बेस पे वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, लेकिन बहुत विस्तार में हम लोग नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आप हमारे साथ लिखते चलना, क्योंकि आप लिख लोगे ना, एक बार लिख करके आप पढ़ाई करो, नोट्स एक बार बना लो, एग्जामिनेशन से पहले आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा, ठीक है। और उसके बाद आप 2-3 बार लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। स्टार्ट करें, चलो। तो हमने बताया अभी आपको कि 1857 से लेकर के 1947 का जो फेज है बेसिकली हम लोग इसी को फ्रीडम स्ट्रगल का फेज मानते हैं, ऐसा ही ना। हालांकि इससे पहले भी लड़ाई वगैरह चल रही थी, जैसे 1757 से लेकर 1857 के दौरान भारत में कई सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए हैं, ठीक है। सोसाइटी को लेकर के बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे स्कूल बनाए गए, भारत के कई सारे लोग व्यक्तिगत तौर पे काम कर रहे थे, तो वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर भी शामिल होती है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहीं से चीज़ें शुरू हुई, लेकिन यदि आपको डिवीज़न करना हो एक बड़े यूनिट में तब आप कर सकते हैं, क्योंकि 1857 में जो विद्रोह हुआ उसको भारत के जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो एक बेसिकली एक सिस्टमैटिक लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होती है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो 1857 से लेकर के 1885 के बीच में गैप रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा गैप है। लेकिन यदि यहाँ से देखेंगे 1885 से लेकर 1947 के बीच, यहाँ से जो है फ्रीडम स्ट्रगल का लड़ाई जो है बिल्कुल कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 2-3 फेज में बांट कर देखते हैं और उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। तो अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग मॉडर्न इंडिया के एकमात्र अप्रोच पे चर्चा कर रहे हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे, ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके हम लोग पढ़ते हैं, आप हम लोग के साथ मतलब हमारे साथ आप लिखते चलिएगा। इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा पहले हम लोग बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी।
देखिए 1757 की जो लड़ाई है, इस समय कौन सी लड़ाई हुई थी आप लोग जानते होंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और 1764 का लड़ाई, यह जो दो लड़ाई है ये दोनों कहाँ हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, आप लोग का काम है बताइएगा। तो इन दोनों लड़ाई के बीच में मतलब इन दोनों लड़ाई में कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद जब यह लड़ाई जीता अंग्रेजों ने, तो यहाँ के बाद लगभग तय हो गया था कि आने वाला वक्त में भारत पे जो शासन करने वाला है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन शासन करेगा, क्योंकि यहीं की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई, तो इस लड़ाई ने जो कुछ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट बचा हुआ था, वह डाउट यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि अब तो बिल्कुल भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी चूंकि ब्रिटेन की कंपनी थी, इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटेन का ही शासन होगा। और जब 1857 में विद्रोह हुआ, तो विद्रोह को कंपनी संभाल नहीं पाई। इस वजह से यहाँ की जो महारानी थी वह नाराज हो गई। तो इन्होंने कहा कि अब 1858 में इन्होंने एक एक्ट पारित करवाया, और इस एक्ट के तहत कहा कि अब भारत जो है डायरेक्ट भारत पे रूल किसका होगा, ब्रिटेन की महारानी का कंट्रोल होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ से चीज़ों को छीन लिया गया। समझ में आ गई बात। तो ये 3 स्टेजेस हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इतना ही समझना है। जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना यदि समझ पा रहे हो तो ठीक समझ रहे हो, मतलब सवाल बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए तो एक चीज़ मन में क्लियर हो गया होगा कि अंग्रेज जो भी एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए जो अप्रोचेज अपनाएंगे वो 1757 से पहले नहीं हो सकता, 1764 से भी पहले नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात। तो 1757 में लड़ाई हुई प्लासी की, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, और उसके बाद देखेंगे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या सही बोल रहा हूँ, आप लोग बताना। हाँ ठीक है, सही ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आया, तब यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत को रेगुलेट करने लगी। तो यहाँ 1773 के बाद ये इन लोग अप्रोचेज अपनाएंगे किसी भी फील्ड में, भारत के एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हो, किसी भी प्रकार का विकास के लिए जो भी अप्रोचेज अपनाएंगे ये लोग यहाँ से ही अपनाएंगे। यहाँ तक तो ये लोग लड़ाई झगड़ा में बिजी हैं, अभी तक इनको कन्फर्मेशन ही नहीं है कि भारत पे लोग शासन करेंगे कि कोई और करेगा, क्योंकि भारत में तो बहुत सारी कंपनियां अपना व्यापार कर रही थी, उसमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यहाँ तक स्पष्ट है, ठीक है। तो पहली बार जो काम किया गया 1773 के बाद, ठीक है, तो लिखिएगा पहला इंस्टीट्यूट बनाया गया 1781 में। एक एक करके मैं लिखवा देता हूँ, आप लिखते चलिएगा। पहला लिखिए 1781 में, कहाँ में लिखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इन्होंने कलकत्ता में, कहाँ में, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। अब मदरसा क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूट टाइप का है। यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, कुरानिक स्टडीज़ की पढ़ाई होती है। तो चूंकि ये लोग तो डिप्लोमेसी खेलेंगे ना, तो जब 1781 में लोग मुसलमानों के लिए बना दिए मदरसा, तो अब तो हिंदुओं के लिए भी इनको बनाना होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो कैसे रूल कर पाएंगे। और भारत में मुख्य तौर पे 2 कम्युनिटी थी, हिंदुओं की एक कम्युनिटी और एक मुसलमानों की। तो यहाँ तक क्लियर है। तो दूसरे नंबर पे लिखेगा हिंदुओं को खुश करने के लिए, आगे लिखिए 1791 में 10 साल बाद जोनाथन डंकन, लिखिएगा जोनाथन डंकन, जोनाथन डंकन ने बनारस में, कहाँ, बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की, और उस कॉलेज का नाम है संस्कृत कॉलेज। अब यह जो है हिंदुओं का कॉलेज हो गया, ठीक। यहाँ पे संस्कृत तो बेसिकली हिंदू ही पढ़ते थे, अभी का दौर तो है नहीं, हम लोग 1791 के दौर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुसलमानों के लिए मदरसा बनाया गया, यहाँ पे हिंदुओं के लिए संस्कृत कॉलेज खुलवाया गया। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बोल दिया कि हिंदुओं के लिए ही है कॉलेज, लेकिन एक सिंबॉलिक था, आप समझ सकते हैं। तो बनारस में आपको दोनों बात याद रखना, किसने बनवाया, कब बनवाया और कहाँ बनवाया। पेपर 1 में इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का इसमें डिस्क्रिप्शन देते चलेंगे। तीसरे नंबर पे लिखिएगा 1800 में, 1800 ईस्वी में बैलेजली ने, किसने,
बेलेजली ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में, चूंकि कोई भी कंपनी चलती है तो उसमें दो तरीके के ऑफिसर्स होंगे। एक जो होंगे वो मिलिट्री वाले होंगे जो सैन्य सेवा दे रहे थे, और एक जो थे नॉन मिलिट्री वाले थे। तो नॉन मिलिट्री वाले बच्चों का जो मतलब जो नॉन मिलिट्री अधिकारी थे उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए और उन्हें भी शिक्षा देने के लिए 1800 में बेलेजली ने कॉलेज का स्थापना किया। पर्पस क्या था, क्लियर है? किनको शिक्षा देना था, यह भी आप लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा। तो लिखिएगा यहाँ पे, इन्होंने बनाया कोलकाता में। आप कोलकाता जाएंगे तो आपको ये कॉलेज अभी भी दिखेगा। अब तो ये मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का आसपास का सड़क वगैरह मतलब बहुत खूबसूरत है। मैं एक बार गया था, आप लोग भी जाकर देखना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसे कोलकाता ही पूरा अच्छा है। समझ में आ गई बात? इसको मिटाते चलते हैं। हम लोग इसको 3 हिस्सों में बांट करके पढ़ लेंगे। एक तो हम लोग पढ़ लेंगे 1857 से पहले जो भी काम किया गया वो उसको पढ़ लेंगे, और 1857 से लेकर 1900 के बीच जो काम किया गया उसको पढ़ लेंगे, और 1900 से लेकर के 1947 के बीच जो किया गया उसको एक लेक्चर में करेंगे, और 1947 से लेकर 2021 के बीच में जो किया गया उसको एक लेक्चर में कर लेंगे। ठीक, क्योंकि एक ही लेक्चर में सारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें समझ समझ कर भी तो पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि आप आए बोर्ड पे लिख दिया बस निकल गए, ऐसा तो कुछ होना भी नहीं चाहिए सीन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे लिखिएगा, 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया गया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है और उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है ताकि आप दूसरे को भी समझा सकें कभी ज़रूरत पड़ने पे। 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया गया और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अब ब्रिटेन की सरकार जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था पे 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। ठीक है, और इसको बहुत मतलब ये बहुत तारीफ कमाया। यह जो स्टेप था ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि भारतीय बच्चों को या फिर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति वर्ष ब्रिटेन की सरकार, लंदन की सरकार 1 लाख रुपया खर्च करेगी। अब देखिए इस दौर में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करना तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, तो इसीलिए इसको प्रशंसनीय शुरुआत भी माना जाता है कि मतलब ऐसा शुरुआत है कि इसके तारीफ कर रहे थे लोग, भारतीय लोग। लेकिन हुआ क्या कि कुछ पेच फंस गया। पेच फंसने के बाद जो है ये मसला जो है 1823 तक राशि ही नहीं उपलब्ध हो पाया किसी को। ठीक, लेकिन राशि उपलब्ध नहीं हुआ तो क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जो कुछ लोग थे वो इस समय पैसा वगैरह दे रहे थे, डोनेट कर रहे थे, उसके वजह से भी कई सारे कॉलेजेस चल रहे थे। जैसे इसमें एक व्यक्ति का नाम आता है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय कोलकाता के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे और ये अपने तरफ से भी डोनेट कर रहे थे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। तो इन्होंने पैसा डोनेट किया था। 1817 में कॉलेज बना था कलकत्ता में, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया था और उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज। अब एक चीज़ आपको समझ में आई, 1791 में 1781 में इन लोगों ने कोलकाता में मदरसा बनाया और देखो 1817 में हिंदू कॉलेज। समझ में आ रही बात? ये कॉलेज अभी भी है, अभी तो शायद हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी बन गया होगा, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ करता था, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप याद करते चलना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ, 1813 के बाद थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट है एक। 1813 के बाद क्या हुआ कि एक विवाद छिड़ गया। विवाद क्या छिड़ गया? विवाद इस बात का था, इस विवाद को बोलते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। आंग्ल का मतलब क्या? एंग्लो इंडियन वाला ना, इंग्लिश। ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल, ये जो है एक यहाँ पे डिस्प्यूट छिड़ गया। और डिस्प्यूट बस सिंपल सा बात को लेकर के था कि भारत में जो आप शिक्षा दे रहे हो उसका भाषा क्या होना चाहिए। भाषा क्या है? बेसिकली भाषा एक माध्यम है। इसको लेकर के बहस छिड़ गया। तो बहस छिड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बहस तभी छिड़ता है जब दो लोगों के बीच में मतभेद हो।
नहीं तो सभी लोग जब एक ही साथ खड़े हो जाएंगे एक ही मत के साथ तो बहस का स्कोप ही नहीं रहेगा। तो बहस छिड़ने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे मतभेद था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो सभी लोगों का अपना अपना ओपिनियन था। तो मुख्य तौर पे दो ग्रुप में लोग बट गए। एक का मानना यह था कि जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो भारतीय ग्रंथ हैं, मतलब भारतीय ग्रंथ का मतलब जो इस यहाँ का मतलब जो वेस्ट का नहीं हो, लंदन का नहीं हो, ब्रिटेन का नहीं हो, उधर के जितने भी ग्रंथ हैं वो सबको छोड़ करके जो भी ईस्टर्न वर्ल्ड का ग्रंथ है उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को, भारतीय साहित्य को तवज्जो दी जाए, उसको पढ़ाया जाए और भारतीय भाषा में, भारत की जो भाषा है देशी भाषा, उसमें पढ़ाई का माध्यम रखा जाए। समझ में आ रही बात? ये किनका मानना था? ऑब्वियसली प्राच्य लोगों का मानना होगा। इसमें और लिखिएगा कि प्राच्य, आप लिख लीजिएगा कि प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उसके जगह पे हमें क्या करना चाहिए? उसके जगह पे इन्होंने कहा कि भारत के जो परंपरागत, जो ट्रेडिशनल साहित्य चलते आ रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था चलती आ रही है, चाहे वेद वगैरह हो, उन सभी को पढ़ाया जाए और उसी को माध्यम बनाया जाए। और बेसिकली भारत का जो माध्यम है, देशी भाषा जो है, उसमें शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आंग्ल थे, अब आंग्ल में भी दो हिस्सा छिड़ गया। आंग्ल जो है वो दो ग्रुप में बट गए, छोटा छोटा यूनिट है। तो इसमें एक ने कहा कि ठीक इन दोनों का बेसिकली मानना यह था कि यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था को अपनाया जाए। पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का मतलब जो वेस्टर्न दुनिया का, पश्चिमी दुनिया का जो ग्रंथ है, चाहे वो कोई किताब हो, टेक्स्ट हो, उन सभी को पढ़ाया जाए। लेकिन मीडियम को लेकर के यहाँ पे दो हिस्से में बहस हो गया। एक तो यह हो गया कि एक ग्रुप कह रहा था कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाए और एक कह रहा था कि देखो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था तो पढ़ाओ लेकिन इसको ट्रांसलेट कर दो, देशी भाषा में कर दीजिए, हिंदी में इसको पढ़ाया जाए या फिर भारत की जो और भी भाषा है, क्योंकि हिंदी तो एक है ही, बहुत सारे भारत में तो इतनी सारी भाषाएं हैं, तो देशी भाषा में इसको पढ़ाया जाए। लेकिन हुआ क्या, इतने सारे डिस्प्यूट होने के बाद अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे डिस्प्यूट में डोमिनेटिंग कैरेक्टर किसका है? अंग्रेजों का है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज कोशिश करेंगे कि उनके ही भाषा में शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी डिबेट को लेकर के आगे क्या हुआ कि आगे मैकाले ने एक मैकाले मिनट लाया, उसको मैकाले मिनट कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसको हिंदी में क्या कहते होंगे? स्मरण पत्र कहते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इस डिबेट के वजह से क्या हुआ कि 2 फरवरी 1835 को, क्योंकि ये डिबेट का जंजाल तो खत्म करना था, तो मैकाले ने क्या किया, 2 फरवरी 1835 को एक स्मरण पत्र जारी किया। इसे मैकाले का स्मरण पत्र कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में मैकाले मिनट कहते हैं। स्मरण पत्र को मिनट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया है कि मैकाले का स्मरण पत्र कब जारी किया गया था, तो 2 फरवरी 1835 को लिखिएगा। ठीक है, और इसने समर्थन किसका किया? ऑब्वियसली आंग्ल दल का समर्थन करेगा, लिख लीजिएगा इसमें। और आगे लिखिएगा, इसी में मैकाले का कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है, पूछा जाएगा। टाइम याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कहा, मैकाले ने, कि अंग्रेजी जो माध्यम है वही सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक है, इंग्लिश को ही इन्होंने बेस्ट मीडियम माना है। इंग्लिश में इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। आगे इसमें लिखिएगा, एक बहुत विवादित स्टेटमेंट बोल दिया था मैकाले ने, लेकिन उसको आप लिख लीजिए। इन्होंने कहा था कि सरकार के सीमित सरकार वो स्टेटमेंट नहीं लिखिए, दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। भारतीय साहित्य का स्तर, इंडियन लिटरेचर का जो लेवल है, भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। यानी इसने यहाँ तक कह दिया कि इंडियन लिटरेचर जो है, यदि उसका कंपैरिजन किया जाए यूरोप के लिटरेचर से, तो बहुत लो क्वालिटी का है। कितना विवादित बात था, भारत में रहते भर में भारत के लिटरेचर के बारे में ऐसा बोल दिया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, ये लिखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें एक बात और लिखिए कि मैकाले ने यह क्या सोच करके किया। मैकाले का थॉट प्रोसेस यह था कि हम वैसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं जो रक्त एवं रंग से भारतीय तो हो,
अब रक्त एवं रंग का क्या मतलब होता है? मतलब खून में उसके भारतीय हो, कोई दिक्कत नहीं है, रक्त एवं रंग से भारतीय है, लेकिन इसका जो एटीट्यूड हो, इसके अंदर जो प्रवृत्ति हो, इसका जो नेचर हो, वो ब्रिटेन वाला हो जाए, वो ब्रिटिश वाला हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाना है, अंग्रेजी में ट्रेन करना है। और अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तब जो आदमी यह बात कह रहा है कि भारत का जो लिटरेचर का लेवल है वो यूरोप के लिटरेचर के लेवल से बहुत मतलब लोएस्ट क्वालिटी का है, देन आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति कितना बायस होगा। बायस तो होगा ही ना। आप कैसे ऐसे मतलब भारत का लिटरेचर इतना ही लोग मानते हैं कि कुछ है जो बहुत लो क्वालिटी का है, लेकिन क्या सारा लो क्वालिटी का? ऐसा नहीं है। भारत में बहुत ढंग के भी लिटरेचर लिखे गए थे एंशिएंट इंडिया में, लेकिन इन्होंने एक झटके में कह दिया। तो ऑब्वियस सी बात है इन लोगों को क्या पढ़ाएगा? इन लोगों को अंग्रेजी वाला ही लिटरेचर पढ़ाएगा ना। तो ये लोग दिमाग से क्या हो जाएगा? अंग्रेज हो जाएगा। ठीक, दिमाग से क्या हो जाएगा? अंग्रेज, और रहेगा भारतीय ही। तब भारतीय जो लोग होंगे उनको तो परेशानी होगा ही, क्योंकि वो तो देखेंगे अरे ये तो अपना आदमी है, उसको अपना प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन वो तो दिमाग से तो अंग्रेज हो गया है। समझ ना? अभी भी दिमाग से अंग्रेज लोग बैठे होंगे आपके आसपास, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मकसद था मैकाले का। तो मैकाले एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, तो वो चाहता था कि भारत पे रूल करे एक लंबे समय तक, इसलिए ये सारा मतलब छल कपट, इतने सारे बुद्धि लगाया था उन्होंने। अब उसकी जगह पे मैं भी होता तो मैं भी यही करता। शासन करने के लिए तो करना ही पड़ता है ना। अब दूसरी बात, अब देखो यह इसका उद्देश्य था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसको पॉजिटिव रंग क्या दिखाया इसने कहा कि देखो भारत के कुछ लोगों को यदि हम लोग कलेक्ट करके उसको अंग्रेजी का शिक्षा देते हैं और वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि इनके माध्यम से ही जो हमारा अंग्रेजी का जो नॉलेज है, ठीक है, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड का जो नॉलेज है, इनके माध्यम से जनसाधारण लोग जो है भारत के कॉमन पीपल हैं, ठीक, कॉमन पीपल तो है ना। राजा राम मोहन राय तो कॉमन आदमी नहीं थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉमन आदमी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस कॉमन आदमी नहीं थे ना। तो इन्होंने क्या किया कि जो मतलब जिनको ये लोग पढ़ा रहे थे कॉलेज में, उसके तहत इन्होंने एक थ्योरी का डेवलपमेंट किया। कहा कि इन लोगों के माध्यम से भारत के जनसाधारण लोगों तक, जो कॉमन लोग हैं, उनके तक अंग्रेजी शिक्षा जो है पहुंच जाएगी। और इसी थ्योरी को इन्होंने कहा, इस थ्योरी को अंग्रेजी में कहा जाता है डाउनवार्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवार्ड हिंदी में बी प्रवेशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? डाउनवार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये डाउनवार्ड नहीं होता, अपवार्ड हो जाता। समझ में आ रही बात? तो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या होता है, यह यदि समझ गए, क्या मतलब है कि आप किसी भी समाज के कुछ लोगों को पकड़ के पढ़ाइए इस उम्मीद में कि इनके माध्यम से जो शिक्षा है वो चछन्नी की तरह, ठीक है, चछन्नी होता है, चाय को छानता है, तो चछन्नी की तरह छन कर नीचे चला जाएगा, आम लोगों तक शिक्षा पहुंच जाएगा। दैट इज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, पेपर 1 के पर्पज से। आगे बढ़ते हैं। अब इनके अलावा एक व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में काम कर रहा था, उसका नाम लिख लीजिए, उसका नाम है जेम्स थॉमसन। जेम्स थॉमसन जो है 1843 से 53 के बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा है कहाँ में? उस समय का नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और आज का मॉडर्न यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तम प्रदेश ऐसे लोग कहते हैं लेकिन है नहीं, ठीक। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो था थोड़ा सा मतलब रेबल टाइप का था, तो इसने क्या किया कि गांव-गांव में जो यह स्कूल बनवा रहा था वहाँ पे देशी भाषा में शिक्षा दे रहा था, और जो हाई स्कूल बनवा रहा था उस हाई स्कूल में ये अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दिलवा रहा था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जेम्स थॉमसन ने जो स्कूल वगैरह बनवा रहा था, ठीक है, वह किस हिस्से में बनवा रहा था, भारत के किस हिस्से में वो काम कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1843 से 53 के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको बस याद रखना है, ज़्यादा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि 1853 में चले जाएंगे तो 53 के बाद जो है भारत के इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अप्रोच अपनाया जाता है, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
आप गेस कर लिए होंगे 1854 में जो है इसको बोलते हैं वुड डिस्पैच। इसे कहते हैं क्या, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है। चार्ल्स वुड कौन थे, लिख लीजिएगा। चार्ल्स वुड जो था इसका जो अध्यक्ष था कौन, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड कौन था, अर्ल ऑफ एवरडीन। अर्ल ऑफ एवरडीन का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसके यह अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक। अब 1854 में इन्होंने क्या किया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए, चूंकि एक आयोग बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्ल ऑफ एबरडीन, कब बनाया गया था, 1852-55, 1852 से 55 के बीच में। ये 3 साल तक आयोग काम किया। अब 55 में जाकर के इसने अपना रिपोर्ट जारी किया। ठीक। तो उससे पहले ही वुड आ गए थे, तो वुड डिस्पैच 1854 में जारी हुआ और ये 52 में ही चूंकि इनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 2 साल काम करने के पश्चात इन्होंने 54 में डिस्पैच जारी किया और उस डिस्पैच के तहत उस समय की जो भारत की सरकार है उसको इन्होंने कई सारे सिफारिशें किए। अभी तो आयोग का व्यक्ति सिफारिश ही करता है ना, लागू कोई चीज़ थोड़ा ना करता है। जैसे आयोग बनता है ओबीसी के जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कर रहा हूँ, जातिगत जनगणना के लिए जो आयोग बना, तो आयोग बनेगा तो क्या करेगा, सरकार को रिकमेंड करेगा, सिफारिश देगा, बताएगा कि ऐसा ऐसा स्थिति है। वह उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा किसी भी तरीके का। जैसे सच्चर कमेटी को बनाया गया था, तो वो थोड़ा ना इम्प्लीमेंट कर देगा, अचानक से रेशियो बढ़ा देगा, जीडीपी बढ़ा देगा कि शिक्षा पर इतना खर्च कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। वो सिर्फ क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। आयोग का काम सिर्फ इतना ही है। तो चार्ल्स वुड ने भी क्या किया, सिफारिश किया उस समय की ब्रिटेन के सरकार के सामने। क्या क्या किया था उसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर काम भी किया गया था, ब्रिटेन की सरकार ने उसके ऊपर काम भी किया था। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ सिफारिश करके छोड़ दिया गया। चलो लिखो, अब इसमें पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसने पहला पॉइंट कहा कि भारत के जो जनसाधारण हैं, भारत के जो कॉमन लोग हैं, उनके शिक्षा व्यवस्था पे जो पैसा खर्च हो रही है, वो शिक्षा व्यवस्था पे पैसा खर्च का वहन जो है वो ब्रिटेन की सरकार को करना चाहिए, यानी उस समय की भारत की सरकार को करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मतलब रिकमेंडेशन था। कितना शानदार बात है कि भारत के लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं तो उससे पैसा मत लीजिए, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है वो आप दीजिए। आप शासन कर रहे हैं, उसको चूस रहे हैं इकोनॉमिकली, तो आपका जिम्मेवारी है कि आप पढ़ाइए। तो अच्छी बात थी, इन्होंने अच्छी बात कही थी। दूसरे नंबर पर लिखिएगा, दूसरी जो सिफारिश थी, इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक पाठशाला है भारत में उसको देशी भाषा में, ठीक है, देशी भाषा में वहाँ पे पढ़ाई होना चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने कहा कि आगे जो उच्च लेवल पे मतलब जिला स्तर पे जो स्कूल बनाया जाए उसमें अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए। ये बहुत शानदार बात था। ठीक। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से लंदन यूनिवर्सिटी वगैरह चल रहा है उसी के बेस पे भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनाया जाए, कलकत्ता, बम्बई, लिखते चलिएगा आप, और मद्रास। ठीक है। किसने कहा, वुड डिस्पैच की सिफारिश पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास 3 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। अभी बम्बई को क्या कहते हैं, मुंबई विश्वविद्यालय, और मद्रास यूनिवर्सिटी। इन तीनों के बारे में 2-3 बात लिख लीजिए। इन तीनों की स्थापना 1857 में हुई थी और यह तीनों भारत का भी स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक। कोलकाता यूनिवर्सिटी को आज से 2 दिन पहले ARW के द्वारा, ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भारत के सभी यूनिवर्सिटी को यदि किया गया रैंकिंग तो उसमें नंबर 1 इसको मिला है और इसे NAC के द्वारा A ग्रेड वगैरह प्राप्त है। और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार है। यहाँ तक कि भारत के कई ऐसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं उससे ज़्यादा बढ़िया है ये सब। और कोलकाता यूनिवर्सिटी तो है ही नंबर 1, नो डाउट, बहुत ही शानदार है, पहले भी था अब भी है। यहाँ तक क्लियर है, उसको आप जरूर लिखिएगा। ये यहाँ वाला बात भी बहुत काम की बात थी, वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पे लिखिएगा, इसने जो हायर कहा कि हायर एजुकेशन का जो मीडियम है वह अंग्रेजी होना चाहिए और जो स्कूल लेवल का जो एजुकेशन है उसका माध्यम जो है देशी भाषा होना चाहिए।
चौथे नंबर पे लिखिएगा इसने स्त्री शिक्षा को यानी फीमेल एजुकेशन को और फीमेल के साथ साथ कॉमर्शियल एजुकेशन को कहा कि इन दोनों को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेगा 5वां नंबर, इसमें इन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति यदि हमारे शिक्षा व्यवस्था में ग्रांट करना चाहता है, अनुदान देना चाहता है, जैसे यूजीसी क्या करती है, सभी यूनिवर्सिटी को अनुदान देती है, उसका नाम है ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय को अनुदान देने वाला एक आयोग। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि भारत का कोई व्यक्ति यदि डोनेशन करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो वो कर सकता है कॉलेज में। तो इसके तहत कई लोगों से निजी तौर पे वो पैसा भी लिया और भारत के कई लोगों ने पैसा खर्च भी किया। यहाँ तक स्पष्ट है? मिटाएं। आगे लिखिएगा 7वें नंबर पे इसमें आगे छठे नंबर, छठा पॉइंट, इसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका चूंकि 5 विभाग था, तो 5 विभागों पर वहाँ पे कहा कि एक लोक शिक्षा विभाग, सभी जगह पे एक लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाए। ये अच्छा पहल था शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। और आगे लिखिएगा इन्होंने एक लिखा कि जो भी यहाँ पे शिक्षा दिया जाए वो सेकुलर हो। बहुत अच्छा ये अप्रोच है कि जो भी शिक्षा दिया जाएगा वो सेकुलर होना चाहिए। और आगे लिखिएगा इसने सब कुछ किया, लेकिन 8वें पॉइंट में इसने अपना रंग दिखा दिया। इसने कहा कि इन तमाम सारे कार्यों का मेरा उद्देश्य है कि वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपेंशन हो, प्रसार हो सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार होना। रंग तो दिखाना ही था। आगे लिखिएगा अब यहाँ तक समझ गए, यहाँ पे समझ गए तो मेरे ख्याल से इतने सारे इसके सिफारिश थे। इसमें मैंने आपको बताया कि 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बना, उसको तो याद रखना ही है आपको। और कोई यूनिवर्सिटी यदि आपको याद है तो आप बताइएगा। 1882 में मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। और आगे आप देख लीजिएगा एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है जे.ई.डी. बेथुन। इसने क्या किया कि इसने स्त्री शिक्षा को लेकर के, फीमेल एजुकेशन को लेकर के बहुत सारा काम किया था कोलकाता के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने बेथुन स्कूल की स्थापना की थी, बेथुन स्कूल की। तो आपसे पूछा जाए बेथुन स्कूल किस लिए बना था, तो स्त्री शिक्षा के लिए किसने बनाया था? जे.ई.डी. बेथुन ने। और टाइम कब है? 1849 में बनाया था, 1849 में। और इसी समय डेट आप देख लीजिएगा। पूसा जो है, पूसा बिहार में है। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, समस्तीपुर में है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसी समय इसको भी बनाया गया। और इसी समय रुड़की में जो IIT रुड़की है, आज बहुत फेमस है, उसको भी इसी समय के दौरान बनाया गया है, 1840 से लेकर के 1857 के बीच में। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़े? 1757 से लेकर 1857 के बीच ब्रिटेन की सरकार यानी उस समय की भारत की सरकार के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को, भारत के हायर एजुकेशन को मजबूत करने के लिए जो भी अप्रोचेज अपनाए गए उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। यदि पेपर 1 में इतना से आपसे सवाल पूछा जाए तो मेरे ख्याल से आपसे सवाल नहीं छूटना चाहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर कीजिए और अपने तमाम सारे दोस्तों को चैनल के साथ जरूर जोड़िएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, वीडियो पे यदि ऐड आता है तो आप उसको स्किप मत कीजिएगा, उससे थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।